हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स कॉर्नर में। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग या मैकेनिक्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में, और इवन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में 10 मार्क्स क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिस्क्राइब द मैकेनिक्स ऑफ रेस्पिरेशन में। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में आज हम क्या डिस्कशन करेंगे, मेनली हम डिस्कशन करेंगे मसल्स फॉर इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, इट इज़ द मसल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मसल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन क्या क्या है, इंस्पिरेशन में कौन सी होती हैं, एक्सपिरेशन में कौन सी होती हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, सो मेनली pressure and volume changes during inspiration and expiration, pressure and volume changes इन रेस्पिरेशन। ओके, इसके अलावा मैकेनिक्स ऑफ रेस्पिरेशन में आता है वेरियस लंग वॉल्यूम्स एंड लंग कैपेसिटीज़ पता होना चाहिए, और लंग कॉम्प्लायंस भी, वो हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। राइट नाउ आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिकली इसके बारे में डिस्कशन करेंगे मसल्स फॉर रेस्पिरेशन, जो कैसे काम होता है, और व्हाट आर द प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस, और थोरैसिक केज में क्या क्या चेंजेस होते हैं और किस तरह रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो वन बाय वन हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन को जाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, देखिए रेस्पिरेशन मेनली 2 फेजेस में होता है। ओके, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। ठीक है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन का माने क्या है, सो बेसिक बायोलॉजी क्लासेस में आपने पढ़ा ही होगा। इंस्पिरेशन बेसिकली इट मीन्स हम जो भी सांस अंदर लेते हैं वो क्रिया को इंस्पिरेशन कहते हैं, और एक्सपिरेशन किसे कहते हैं, जो सांस हम बॉडी से बाहर निकालते हैं जनरली वो प्रोसेस को एक्सपिरेशन कहते हैं। तो एक्सपिरेशन के दौरान हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, एक्सेल कर देते हैं, और जो इनहेल करते हैं यानी कि अंदर लेते हैं ऑक्सीजन, वो प्रोसेस को इंस्पिरेशन कहते हैं। तो ये 2 फेजेस होते हैं, ये इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन मिलकर एक रेस्पिरेटरी साइकिल होती है। ठीक है, तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी साइकिल यानी कि ये ऐसे कितने बार होते हैं, यानी कि व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट अराउंड 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, जैसे कि हार्ट रेट ऑन एन एवरेज 60 to 100 टाइम्स पर मिनट है। तो ये 12 to 16 टाइम्स पर मिनट एक साइकिल होती है, यानी एक साइकिल में इंस्पिरेशन भी हो जाता है और एक्सपिरेशन भी हो जाता है। ठीक है, ये और कुछ थोड़े बेसिक टर्म्स में बोल दूं हम इसमें आने से पहले, डीप जाने से पहले ये टॉपिक के। देखिए नॉर्मल रेस्पिरेशन हम जब लेते हैं, इंस्पिरेशन लें या एक्सपिरेशन लें, तो हम कुछ अमाउंट यानी कि थोड़ा सा हम जो भी अंदर जो हवा लेते हैं या बाहर छोड़ते हैं हवा, तो कितना अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स की या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जाता है और कितना बाहर जाता है, उस वॉल्यूम को कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम क्या है, फिर हम इसके बारे में वेरियस लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ के बारे में दूसरा वीडियो बनाएंगे, बट राइट नाउ आज के इस लेक्चर को जानने के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। सो हम जनरली नॉर्मली 500 ml, ये नॉर्मल वैल्यू होती है, अप्रॉक्सीमेटली 500 ml हवा हम जब इंस्पिरेशन, नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग की बात कर रहा हूँ, जैसे हम अभी ले रहे हैं, ठीक है, क्वाइट ब्रीदिंग में हम 500 ml इनसाइड हवा लेते हैं और 500 ml एक्सेल करते हैं। ठीक है, ये जो नॉर्मल इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन होता है इसे कहते हैं नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, चलिए अभी ये मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग में एक्चुअली मैकेनिकल इवेंट्स क्या होते हैं, यानी कि प्रेशर चेंजेस क्या होते हैं, वॉल्यूम चेंजेस क्या होते हैं थोरैक्स में, उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो पहले देखते हैं कौन से प्रेशर्स अवेलेबल होते हैं, उसके बाद आते हैं हम ये मसल्स पे कैसे डिफरेंट प्रेशर और वॉल्यूम चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, तो पहली बात, अभी उसको समझने के लिए मैं आपको एक रफ डायग्राम बताता हूँ लंग्स का। तो आपको समझने के लिए मान लीजिए ये एक ह्यूमन लंग है, तो एक रफ लाइन डायग्राम बता रहा हूँ मैं लंग्स का। ठीक है, तो इस लंग्स के अंदर यूजुअली लंग्स के अंदर बस एक राइट लंग, एक साइड का लंग उतार रहा हूँ मैं अभी। तो इसके अंदर बेसिकली जो लंग में टिश्यू होता है, जो मेन स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है वो है अल्वियोलाई। ओके, अल्वियोलाई बेसिकली यहाँ पे एयर सैक्स होते हैं, अंदर हवा होती है। ठीक है, हवा होती है। उसके अलावा इसके अतराफ में, लंग्स के अतराफ में एक परत होती है, एक लेयर होती है, उस लेयर को क्या कहते हैं, प्लूरा। ठीक है, ये तो लंग्स हैं, अल्वियोलाई है, और एक जो लेयर है वो प्लूरा है। प्लूरा के 2 लेयर्स होते हैं। ठीक है, प्लूरा के 2 लेयर्स होते हैं, एक अंदर का लेयर है, ये क्या है, प्लूरा है। तो अंदर जो लंग्स के जो करीब है ये लेयर को हम क्या कहते हैं, विसरल प्लूरा कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं विसरल प्लूरा, और जो बाहर का जो लेयर है उसे कहते हैं हम पैराइटल प्लूरा। ठीक है, पैराइटल प्लूरा।
और इस दोनों के बीच में जो स्पेस है उसे प्लूरल कैविटी या प्लूरल स्पेस कहते हैं, जिसमें कि फ्लूइड यानी कि लिक्विड जमा रहता है, ठीक है। और यहाँ पर ये तो अल्वियोलाई है, फिर उसके बाद ये प्लूरा है, ठीक है। इसके अतराफ, इसके आपो और उसके बाहर, प्लूरा के बाहर क्या है, थोरैसिक केज। थोरैसिक केज यानी कि ये जो चेस्ट वॉल है, ठीक है। तो मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो देखिए ये जो लंग्स है, लंग्स का अल्टीमेटली इसके और जो अपेंडेजेस है, ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, दूसरे सब स्ट्रक्चर्स है। लंग्स के अतराफ में क्या है, थोरैसिक केज। तो थोरैसिक केज किस कौन से स्ट्रक्चर से बनता है, अगर हम पोस्टीरियर टू एंटीरियर है, पोस्टीरियरली क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, फिर रिब्स है, रिब्स में इंटरकॉस्टल मसल्स भी है 2 रिब्स के बीच में, फिर उसके सामने स्टर्नम है। तो ये सभी स्ट्रक्चर जो है थोरैसिक केज बन जाता है, ओके, थोरैसिक केज बन जाता है। तो उसके अगर हम इस डायग्राम में अगर मैं बताऊं तो उसके आतराफ का जो बाहर का जो लेयर है वो है थोरैसिक केज, ये ब्लू कलर के लाइन से मैं बता रहा हूं। और इस थोरैसिक केज में मेनली जो है रिब्स होते हैं, ठीक है। रिब्स के बीच में इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं, ये ब्लैक से मैं जो है रिब्स बता रहा हूँ, ठीक है। जनरली रिब्स हैं और इनके बीच में एक मसल्स होती हैं, ये जो मसल्स हैं इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, ओके। एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, हम अभी उसके बारे में ज़्यादा डिटेल एनाटॉमी के बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी हम फंक्शनल एनाटॉमी, ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स, ये फंक्शनल एनाटॉमी हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो लेटर विल डिस्कस उसका जो भी है इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, ओके। देन नीचे जो है लंग्स के नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट मसल है, वो मसल है डायफ्राम, ओके, वो मसल है डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम। तो ये भी है डायफ्राम यहाँ पर होती है, ठीक है। ये एक जनरल स्ट्रक्चर है फंक्शनल एनाटॉमी, एक रफ लाइन डायग्राम के थ्रू बताऊँ। यहाँ पे मैंने प्लूरल थोड़ा सा ज़्यादा बता दिया, बड़ा लंग्स के मुकाबले, जस्ट डिस्प्रोपोर्शनेटली बताया ताकि हम कॉन्सेप्ट समझे, ठीक है। अभी कौन से प्रेशर्स अवेलेबल होते हैं ये लंग में, प्लूरा में और बाहर, अभी हम डिस्कशन करते हैं, फिर आते हैं मसल्स पे, ठीक है। तो ये लंग्स के अंदर ये जो अल्वियोलाई है, ठीक है, अल्वियोलाई है जो बेसिकली ब्रोंकस से ये जो बनते हैं। तो ये अल्वियोलाई जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, एक यहाँ पे हवा होती है, एयर होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को कहते हैं इंट्रा अल्वियोलार प्रेशर, इंट्रा अल्वियोलार प्रेशर या जस्ट अल्वियोलार प्रेशर भी कह सकते हैं। और ये इसको और एक नाम भी दिया है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ओके। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर या इंट्रा अल्वियोलार प्रेशर एक ही बात होती है, या जस्ट पल्मोनरी प्रेशर भी कह सकते हैं। सो इंट्रा अल्वियोलार प्रेशर या इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। सो एक पहला प्रेशर याद रख लीजिएगा, जो पल्मोनरी यानी कि लंग्स के अंदर जो अल्वियोलाई में जो हवा होती है वो उसके अंदर जो एग्जर्ट करता है, जो प्रेशर जो होता है उसे कहते हैं इंट्राअल्वियोलार प्रेशर। फिर दूसरा प्रेशर जो है, सेकंड प्रेशर, जो प्लूरा के अंदर होता है, ओके, प्लूरा के अंदर जो प्रेशर होता है वो है सेकंड। यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल नंबर भी डाल देता हूँ। यहाँ पर जो फ्लूइड होता है और दोनों लेयर्स के बीच में जो प्रेशर होता है यूजुअली नेगेटिव होता है, क्यों नेगेटिव वो भी हम डिस्कशन करेंगे। तो वो प्रेशर को हम कहते हैं इंट्रा प्लूरल प्रेशर, या जस्ट सिंपल प्लूरल प्रेशर भी कह सकते हैं, इंट्रा प्लूरल प्रेशर, ठीक है, इंट्रा प्लूरल प्रेशर। ये 2 प्रेशर हो गए। तो आज हम जो है प्रेशर चेंजेस में ये इंट्रा अल्वियोलार और इंट्रा प्लूरल प्रेशर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और एक लास्ट प्रेशर जो बाहर होता है, चेस्ट वॉल के बाहर यानी कि एटमॉस्फेयर में, तो उसे कहते हैं सिंपली एटमॉस्फेरिक प्रेशर या बैरोमेट्रिक प्रेशर भी कह सकते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये प्रेशर्स के बारे में आपको मालूम हो गया तो बहुत अच्छा है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। और भी है, ट्रांसम्यूरल प्रेशर्स भी हैं, ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर, ट्रांसथोरैसिक प्रेशर, ट्रांस रेस्पिरेटरी प्रेशर, वो मैं बाद में डिस्कशन करूंगा। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इतना ही डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो मेनली 3 इंपॉर्टेंट प्रेशर्स याद रख लीजिएगा। इंट्रा अल्वियोलार प्रेशर जो अल्वियोलाई के अंदर होता है, इंट्रा प्लूरल प्रेशर जो 2 लेयर्स ऑफ प्लूरा के बीच में जो प्रेशर जनरेट होता है, जो प्रेशर है उसे कहते हैं इंट्रा प्लूरल प्रेशर, और एक्सटर्नल जो भी एटमॉस्फेयर में उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या है, तो अगर हम देखें, आपको जैसे पता होगा नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है सी लेवल पे, अराउंड 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो अज्यूम कर लीजिए या मान लीजिए कि अगर लंग्स, हाँ, अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अभी लंग्स रेस्टिंग कंडीशन पे यानी कि इंस्पिरेशन भी नहीं है, एक्सपीरेशन भी नहीं है, ठीक है।
तो वो उसके अंदर प्रेशर क्या है, सेम एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, सेम जैसे वैसा इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में प्रेशर चेंजेस हो जाएंगे। मान लीजिए एक स्टैटिक कंडीशन पे है या रेस्टिंग कंडीशन में है, तो यहाँ पे इंट्राअल्वेओलार प्रेशर भी जनरली 760 मिलीमीटर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जब मूवमेंट नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है, तो जब वो रेस्टिंग कंडीशन पे 760 मिलीमीटर रहेगा, ठीक है। और इंट्राप्लूरल प्रेशर इसके मुकाबले थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। तो ये जो बैरोमेट्रिक प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी, हम इसको डेजिग्नेट करते हैं 0 मिलीमीटर, इसको 0 भी करते हैं स्टैंडर्डली। अगर 760 को हम 0 मान लेते हैं, ठीक है, तो अंदर भी 0 हो गया, इंट्राअल्वेओलार प्रेशर भी 0 है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी 0 है। तो 0 से अगर हम कंसिडर करें तो ये जो है प्रेशर इंट्राप्लूरल प्रेशर है, इंट्राप्लूरल प्रेशर नेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू इंट्राअल्वेओलार प्रेशर। तो नेगेटिव कितना होता है, -2.5 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अब ये नेगेटिव क्यों होता है ये हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। वाई इंट्राप्लूरल प्रेशर इज नेगेटिव, ये तो सीधा सीधा आपको पता होगा, जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वहाँ से जो आ रहा है वो एट रेस्टिंग कंडीशन, जब कोई लंग्स में मूवमेंट नहीं, इंस्पिरेशन नहीं है, एक्सपिरेशन नहीं है, रेस्टिंग कंडीशन पे ये है, ठीक है। और ये इंट्राप्लूरल प्रेशर नेगेटिव होता है, यानी कि ये प्लूरा के बीच में पैराइटल लेयर और विसरल लेयर के बीच का जो लेयर है प्लूरल स्पेस में जो प्रेशर है वो इंट्राप्लूरल प्रेशर है, ठीक है। तो वो या जस्ट प्लूरल प्रेशर भी कह सकते हैं। तो वो नेगेटिव क्यों है, तो नेगेटिव के लिए क्यों, एक पहला रीज़न है, ये देखिए लंग्स एक इलास्टिक स्ट्रक्चर है, इवन चेस्ट वॉल भी इलास्टिक स्ट्रक्चर है। इलास्टिक स्ट्रक्चर का माने क्या है, इट रेजिस्ट डीफॉर्मेशन, यानी कि अगर आप इलास्टिक या रबर या बलून देखे होंगे, कोई भी इलास्टिक स्ट्रक्चर को अगर की खूबी क्या होती है, वो इलास्टिसिटी से वो स्ट्रेच हो जाती है। स्ट्रेच होने के बाद अगर हमारे पास जो स्ट्रेच करने के लिए जो फोर्स लगाया जाता है, अगर वो फोर्स को हम छोड़ दें तो वो फिर से वापस अपनी साइज पे आ जाएगा। इट रेजिस्ट डीफॉर्मेशन, यानी कि इसका साइज और शेप चेंज हो गया था, डीफॉर्म हो गया था। और जो रेजिस्ट करता है, द एबिलिटी ऑफ ए स्ट्रक्चर टू रेजिस्ट द डीफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी कहते हैं। तो जैसे ही हमने वो एक्सटर्नल फोर्स चला गया तो वो फिर से वापस आ जाने की कोशिश करेगा, तो वो स्ट्रक्चर को इलास्टिक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो लंग्स एक इलास्टिक स्ट्रक्चर है, यानी कि उसको स्ट्रेच भी होगा और जब वो फोर्सेस चले जाएंगे स्ट्रेचिंग करने के, वो वापस अपने शेप में आने की कोशिश करेगा। तो जनरली हमारी बॉडी में जो लंग्स हैं, जो अपनी जो नॉर्मल साइज़ है, फॉर एग्जांपल अगर हम लंग्स को बाहर निकालेंगे तो एक्चुअली इसका साइज़ छोटा होता है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जब हम थोरेसिक केज में लंग्स को अगर हम रखेंगे तो वो स्लाइटली स्ट्रेच हुआ होता है, ठीक है। तो स्लाइटली स्ट्रेच पोजीशन में रहता है नॉर्मली, और अगर उसको और स्ट्रेच करेंगे तो स्ट्रेच हो जाएगा, फिर से वापस हो जाएगा। तो जनरली एक नेचुरल टेंडेंसी लंग्स की होती है कि वो अंदर की तरह उसका जो डायरेक्शन होता है, अंदर की तरफ जो है उसकी इलास्टिक फोर्सेस होती है, यानी कि ऑलरेडी वो स्ट्रेच पोजीशन में ही है, हमारे थोरेसिक कैविटी में स्ट्रेच पोजीशन में है। तो उसकी नेचुरल टेंडेंसी क्या है, अंदर की तरफ वो हमेशा खींचने की कोशिश करता है, उसकी फोर्सेस अंदर की तरह होते हैं। उसी तरह ये जो चेस्ट वॉल है, रिब्स वगैरह, ठीक है, तो ये चेस्ट वॉल भी जनरली जो है इसकी जो नेचुरल टेंडेंसी है, ये भी एक इलास्टिक स्ट्रक्चर है। अगर हम उसमें से लंग्स निकाल दें तो जनरली वो बहुत, उसका जो डायमीटर होता है चेस्ट वॉल का वो थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन जब हम लंग्स डालते हैं तो वो कंप्रेस रहता है। तो उसकी जो टेंडेंसी है चेस्ट वॉल की, वो एक्सपैंड होने की तरफ है, यानी वो भी स्ट्रेचेबल होता है, और उसकी जो टेंडेंसी है बाहर की तरफ होता है, यानी कि चेस्ट वॉल जो है हमेशा बाहर की तरफ स्ट्रेच होने की कोशिश करता है, और ये जो लंग्स है इनसाइड अंदर स्ट्रेच करने की होती है। ये नेचुरल टेंडेंसी लंग्स की क्या है, एक इलास्टिक स्ट्रक्चर है, उसको ऑलरेडी स्ट्रेच करके रखा हुआ है बाय नेचर, और जब भी उससे अगर प्रेशर हट जाए तो वो अंदर की तरफ कोलैप्स होने की तरफ, यानी अंदर की तरफ स्ट्रेच होने की कोशिश करता है। उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये जो चेस्ट वॉल है, चेस्ट वॉल यानी कि यही थोरैक्स, स्टर्नम, रिब केज वगैरह, तो जनरली ये हमेशा जो है बाहर एक्सपैंड होने की इसमें रहता है, लेकिन ये अंदर की तरह जुड़ा हुआ था। ये अंदर की तरफ जुड़ा क्यों होता है और ये बाहर की तरफ क्यों होता है, यानी कि नेचुरल टेंडेंसी चेस्ट वॉल की बाहर जाने की होती है और लंग्स की अंदर होने की होती है। इस दोनों को जुड़ा के रखता है ये प्लूरा। कैसे रखता है, ये जो है विसरल प्लूरा, ये लंग्स के ऊपरी लेयर पे रहता है, और ये जो पैराइटल प्लूरा है चेस्ट वॉल के करीब रहता है, ठीक है। तो यूजुअली ये जो दो प्लूरा है इसके बीच में जो है फ्लूइड होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है थोड़ा सा। तो इसकी मिसाल या एग्जांपल बताऊं मैं आपको, तो अगर आप ग्लास स्लाइड्स लें, जो माइक्रोस्कोप में आप डीएलसी वगैरह हेमाटोलॉजी के प्रैक्टिकल्स करे होंगे, तो दो माइक्रोस्कोप के जो स्लाइड्स रहते हैं, ग्लास स्लाइड्स, अगर हम दो ड्राई स्लाइड्स को के बीच में अगर कुछ एक या दो ड्रॉप पानी डाल के अगर दोनों को अगर हम जोड़ दें तो तकरीबन वो चिपक जाता है, वेट सरफेस से
प्रोसेस से ग्लास स्लाइड चिपक जाता है। अगर हम उसको कोशिश करें कि अगर निकालें तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, आसानी से निकलेगा नहीं, दोनों जब चिपक जाते हैं। तो सिमिलरली प्लूरा में भी वैसे ही होता है। ये जो पराइटल लेयर है और ये जो विसरल लेयर है, जनरली इन दोनों के बीच में पानी होता है और ऐसे ही एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। और इसको अगर हम अगर सेपरेट करने की कोशिश करें तो ये सेपरेट होते वक्त बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें नॉर्मली नेगेटिव प्रेशर होता है, नेगेटिव यानी कि -2.5 मिलीमीटर एज कंपेयर टू इंट्रा एल्वेलर प्रेशर। इसके अंदर जो प्रेशर होता है उससे -2.5 मिलीमीटर नॉर्मली होता है। तो ये एक चीज़ है। तो क्यों नेगेटिव प्रेशर होता है? बिकॉज ऑफ द इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द लंग्स टुवर्ड्स इनसाइड एंड द इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द चेस्ट वॉल टुवर्ड्स आउटसाइड। तो ये जो एक रीज़न है क्यों यहाँ पर इंट्राप्लूरल प्रेशर हमेशा नेगेटिव होता है। -2.5 से लेके -4 मिलीमीटर तक भी होता है। नॉर्मली यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर होता है, यहाँ पे इक्वल रहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर या रेस्टिंग कंडीशन। ठीक है, ये था बेसिक थिंग। अभी इंस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे होता है, उसकी मैकेनिक्स क्या है हम देखते हैं। तो उसमें मसल्स भी आ जाते हैं। तो इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, अभी हम इंस्पिरेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इंस्पिरेशन का प्रोसेस क्या होगा? अभी हम ये जो भी अब तक डिस्कशन किए थे जस्ट बेसिक था मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग समझने के लिए। वेरियस प्रेशर्स हमने समझ लिए, कौन से प्रेशर्स अवेलेबल है लंग्स का, और एक्सटर्नल जो थोरैसिक केज है या थोरैसिक कैविटी है उसके या चेस्ट वॉल है उसके बीच में रिलेशनशिप क्या हम समझ रहे थे। अभी आते हैं प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन। ये इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, है और एक्सपीरेशन पैसिव प्रोसेस है। ठीक है, पैसिव प्रोसेस के लिए एनर्जी नहीं लगती और एक्टिव प्रोसेस के लिए एनर्जी लगती है। तो हम ये नॉर्मल एक्सपीरेशन या नॉर्मल इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली जो हम विदाउट कॉन्शियस हमसे जो हम इंस्पिरेशन या एक्सपीरेशन ले रहे हैं उस तरीके से हम डिस्कशन कर रहे हैं अभी। तो नॉर्मली जो हम 500 ml एयर लेते हैं या 500 ml एक्सपायर करते हैं या इंस्पायर करते हैं, तो ये प्रोसेस इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें एनर्जी या मसल का कॉन्ट्रैक्शन होना पड़ता है। तो इसमें कौन से मसल्स इंपॉर्टेंट है एक्टिव इंस्पिरेशन करने के लिए, ये हम ये नॉर्मल क्वाइट इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वाइट इंस्पिरेशन या नॉर्मल इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं और नॉर्मल क्वाइट एक्सपीरेशन की भी बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल क्वाइट इंस्पिरेशन या एक्सपीरेशन में कौन से मसल्स आते हैं? सो सबसे इंपॉर्टेंट मसल है डायाफ्राम। डायाफ्राम जो कि यहाँ पर एब्डोमेन और थोरैक्स को जो सेपरेट करता है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट मसल है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल याद रख लीजिएगा। इंस्पिरेशन में जो है, इंस्पिरेशन स्टार्ट होता है वर्ड या अल्फ़ाबेट आई से, लेकिन उसमें इस्तेमाल होता है मसल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो ई से स्टार्ट होता है, जो कि ई फॉर एक्सपीरेशन होता है। तो याद रखने के लिए याद रखिए। और अपोजिट भी होता है एक्सपीरेशन में। नॉर्मली तो पैसिव में कोई मसल्स इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन जो डीप ब्रीदिंग में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होता है उसके बारे में भी हम आएंगे। अब ये डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कैसे हेल्प करते हैं इंस्पिरेशन में, अब ये देखते हैं। ठीक है, तो आ जाइए फिर से एक बार डायग्राम उतारता हूँ मैं आपको लंग्स का और बता देता हूँ कि कैसे होगा। तो मान लीजिए ये एक लंग का डायग्राम है, रफ डायग्राम बता रहा हूँ। ठीक है, और इसके ऊपर जो है एक प्लूरा के लेयर्स हैं, विसरल और पराइटल प्लूरा है। ठीक है, एक रफ लाइन डायग्राम की तरह बता रहा हूँ। फिर उसके बाद जो है चेस्ट वॉल है। ठीक है, ये एक्सटर्नल चेस्ट वॉल है। तो चेस्ट वॉल के बीच में जो है रिब्स हैं और ये रिब्स के अंदर जो है जो मसल्स हैं, जो एक ऊपर के रिब्स से लेके नेक्स्ट रिब तक जो एक मसल्स अटैच होते हैं उसे कहते हैं इंटरकोस्टल मसल। अभी मान लीजिए ये एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, हम ज़्यादा इसकी एनाटॉमी पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन इतना तो आपको मालूम होना चाहिए। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल यूजुअली ओरिजिन करता है अपर रिब से और उसका इंसर्शन होता है लोअर रिब से। कोई भी रिब लीजिए, सेकंड या थर्ड रिब के बीच में मान लीजिए एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, तो यहाँ से ओरिजिन होगा, यहाँ पे इंसर्शन होगा। सेकंड पे ओरिजिन, थर्ड पे इंसर्शन। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा मसल तो ये नीचे के रिब को उठा लेगा। ओके, उसका मेन फंक्शन क्या होता है, उसको उठा लेता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे जो नीचे जो मसल है वो है डायाफ्राम मसल है। ठीक है, डायाफ्राम मसल है।
अभी सवाल होता है इंस्पिरेशन प्रोसेस, हम जो डिस्कशन कर रहे हैं इंस्पिरेशन होता कैसा है, मेनली ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होने से। तो अब ये मसल्स को सिग्नल कौन देता है, तो सिग्नल आपका ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन स्टेम से ही आता है। तो कैसे आता है, अभी उसके लिए भी मैं आपको एक रफ डायग्राम के जरिए बता दूं कि सिग्नल कैसे आता है। आगे उसके डीप हम डिस्कशन करेंगे, रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग, टाइमिंग, द प्रोसेस ऑफ एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन समझने के लिए याद रख लीजिएगा। अभी मैं आपको एक रफ लाइन डायग्राम बता रहा हूँ। एक सजाइटल सेक्शन में अगर हम आपको ऐसे अगर हम कट करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, तो कैसे नजर आएगा, ठीक है। तो अभी एक जस्ट एक रफ डायग्राम के जरिए, तो मान लीजिए ये एक कट सेक्शन है, ऐसे सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर ये एंटीरियर एंड है, ये पोस्टीरियर एंड है, ठीक है, एंटीरियर एंड एंड पोस्टीरियर एंड है। तो रफली बता रहा हूँ आपको साइड इसमें कैसे दिखेगा। तो इसमें ब्रेन स्टेम है, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला, ओके। ब्रेन स्टेम, ब्रेन के नीचे का जो स्ट्रक्चर है उसे कहते हैं मिड ब्रेन, पॉन्स या मेडुला कहते हैं, ठीक है। तो ये सजाइटल सेक्शन में ओके, ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये ब्रेन स्टेम, ठीक है। तो इसमें होता है, ब्रेन स्टेम में होता है मिड ब्रेन, फिर पॉन्स, ये बहुत ही लाइन डायग्राम बहुत रफ बता रहा हूँ आपको, और मेडुला, ठीक है, ठीक है। तो अब इसके नीचे जो है स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक, स्पाइनल कॉर्ड डिटेल हम डिस्कशन करेंगे इस रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में। जस्ट आपको अभी इंस्पिरेशन का प्रोसेस कैसा होता है वो बताने के लिए मैं ये बता रहा हूँ। तो मेनली रेस्पिरेशन, पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ, वॉलेंट्री है या इनवॉलेंट्री है? तो एक्चुअली इसमें दोनों कंपोनेंट्स होता है, मेनली इनवॉलेंट्री रहता है लेकिन वॉलेंट्री कंपोनेंट भी होता है, वॉलेंट्री कंट्रोल भी थोड़ा सा होता है। अनलाइक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो कि मेनली इनवॉलेंट्री होता है, इसमें वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री बोथ एस्पेक्ट रहते हैं। तो इनवॉलेंट्री कंट्रोल कौन करता है, यानी कि अगर आप उस पर अवेयर नहीं है, अपनापन भी रेस्पिरेशन हो रहा है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन वो करता है, मेनली जो उसके सेंटर्स होते हैं मेडुला में। तो मेडुला में उसके रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, डॉर्सल या वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। तो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं इस प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन को, ओके, मेनली इंस्पिरेशन को। तो यहाँ से जो सिग्नल जाता है मेनली ये जाता है स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड के कौन से सेगमेंट्स पे जाता है? C2, C3 और C4 सेगमेंट पे जाता है स्पाइनल कॉर्ड्स के, जिससे एक नर्व निकलती है जिसे फ्रेनिक नर्व भी कहते हैं। फ्रेनिक नर्व से जो डायफ्राम को जो सप्लाई होती है, ओके, सर्वाइकल सेगमेंट। उसी तरह थोरैसिक स्पाइनल कॉर्ड T1 से लेके T11 तक थोरैसिक जो स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट है वहाँ से भी एक नर्व्स जाते हैं जो कि इंटरकोस्टल नर्व्स कहते हैं। और वो इंटरकोस्टल नर्व्स जो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को सप्लाई करते हैं। तो ये इंटरकोस्टल नर्व्स होते हैं, ठीक है, जो थोरैसिक सेगमेंट ऑफ दी स्पाइनल कॉर्ड से जाते हैं। तो फ्रेनिक नर्व और इंटरकोस्टल नर्व के जरिए मेन टू मसल्स, डायफ्राम या एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को सप्लाई होता है। तो इसको सिग्नल कहाँ से मिलता है? ये वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो कि इंस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है। इसके बारे में डॉर्सल भी होते हैं और जो दूसरे पॉन्स में भी होता है, अपनियोस्टिक सेंटर, नीमोटॉक्सिक सेंटर, वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। राइट नाउ याद रखिए, ब्रेन स्टेम में मेडुला में एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है जो इंस्पिरेशन कंट्रोल करते हैं। तो ये सिग्नल सेंड करते हैं स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड के एक सेगमेंट से इंस्पिरेशन के लिए जब भी सिग्नल मिल जाता है तो डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्टैक्ट हो जाते हैं। तो मेनली सिग्नल कैसे पास होता है नर्व से? जनरल फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, एक्शन पोटेंशियल के जरिए। तो एक्शन पोटेंशियल के जरिए इसमें हो जाता है और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे सिग्नल जाके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये स्केलेटल मसल्स हैं, ओके। तो स्केलेटल मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है आपने पढ़ा होगा। उसी तरह थोड़ा सा वॉलेंट्री कंट्रोल भी होता है। वॉलेंट्री कंट्रोल मेनली कॉर्टिक सेरेब्रल कॉर्टेक्स से होता है। अब कहाँ से एग्जैक्टली मैं बाद में डिस्कशन करूंगा, बस सेरेब्रल कॉर्टेक्स से भी जो वॉलेंट्री सिग्नल्स जाते हैं वो जाके यही मसल्स पे सर्वाइकल सेगमेंट यानी स्पाइनल कॉर्ड के जो एंटीरियर हॉर्न सेल्स होते हैं सर्वाइकल सेगमेंट्स के, जहाँ से फ्रेनिक नर्व निकलती है, या फिर थोरैसिक सेगमेंट पे जहाँ से एक्सटर्नल कोस्टल नर्व के लिए ओरिजिन होती है, तो वहाँ से जो है सिग्नल देते हैं कि अभी इंस्पिरेशन हो वॉलेंट्री के लिए, ओके। मान लीजिए वॉलेंट्री इंस्पिरेशन लेना है या इनवॉलेंट्री
भी यहाँ पे जो मेडुला में जो सेंटर्स हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइमिंग इतना याद रखिए, जब ये सिग्नल देते हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या क्या चेंजेस होंगे अभी हम देखते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या क्या होगा, जैसे ही एब्डोमिनल ये जो मसल है डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये जो है पुल होके नीचे की तरफ जाती है एब्डोमेन की तरफ। तो आपका जो वर्टिकल डायमीटर है, वर्टिकल डायमीटर जो थोरैसिक केज का है ये बढ़ जाता है। ये वर्टिकल डायमीटर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एक प्रिंसिपल मसल है। तो ये जो है नॉर्मली जो रेस्टिंग कंडीशन में जो साइज था, इंस्पिरेशन में जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसका साइज बढ़ जाता है, यानी वर्टिकल डायमीटर बढ़ जाता है। उसके अलावा वर्टिकल डायमीटर बड़ा हो जाए जब ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है जो दो रिब्स के बीच में होते हैं T11 से T11 तक, जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो क्या होता है। तो देखिए जो अपर रिब्स है सेकेंड से लेके 6 तक, जो अपर रिब्स हैं, ओके, जो सेकेंड रिब से लेके 6th रिब तक जो हैं, जहाँ पर इंटरकोस्टल मसल ये कॉन्ट्रैक्ट होने पे क्या होगा, यहाँ पे स्टर्नम भी रहता है, ठीक है, वहाँ पे स्टर्नम भी रहता है। और लोअर रिब्स जो 7 से लेके 11 तक जो रिब्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा, 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट होगा। एक है बकेट हैंडल मूवमेंट्स, बकेट हैंडल मूवमेंट होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल से, और एक है बकेट हैंडल मूवमेंट हो गया, और एक है पंप हैंडल मूवमेंट, ओके, पंप हैंडल मूवमेंट। सो आपको बकेट हैंडल मूवमेंट क्या है और पंप हैंडल मूवमेंट क्या है वो अभी मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। सो बकेट हैंडल मूवमेंट यूजुअली जो लोअर रिब्स हैं 7 से लेके 11 तक जो भी रिब्स है वहाँ पे बीच में जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल वो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या होगा। तो मान लीजिए ये एक बकेट है, ठीक है, एक रफ डायग्राम बता रहा हूँ आपको मैं, बकेट है। तो इसको इरेज करके फिर से थोड़ा सा बेटर पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये बकेट का ठीक है, तो ये एक मान लीजिए बकेट है। तो बकेट के पास एक हैंडल होता है आमतौर पे, ठीक है, ये जो हैंडल लगा है मान लीजिए एक हैंडल है, ओके, ये बकेट हैंडल है। अगर इस बकेट हैंडल को हम ऊपर की तरफ लें, अगर इसको हम उठा दें, ओके, मान लीजिए टेम्पररी इसी बकेट हैंडल को हम दूसरे पेन से मैं बताता हूँ, इसको अगर हम उठा दें और हॉरिजॉन्टली रख दें ऐसे इसी हैंडल को, तो क्या होगा, डायमीटर जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर ये सेंटर है, ये बकेट का अगर सेंटर है, मान लीजिए सेंटर है, तो डायमीटर बढ़ेगा क्या घटेगा, तो डायमीटर ऑब्वियसली बढ़ जाएगा अगर ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में हमने उठा दिया। तो आप इसी तरह इमेजिन करिए, अगर 2 बकेट्स हैं, 2 हैंडल है एक ही बकेट में, अगर मान लीजिए 2 हैंडल हैं दोनों तरफ, ठीक है, और उसको अगर हम ऐसे उठा दें, बकेट को के जो भी हैंडल्स हैं हम उसको अगर ऐसे उठा दें तो क्या होगा, ये जो डायमीटर है बढ़ जाएगा। तो कौन सा डायमीटर बढ़ेगा, ट्रांसवर्स डायमीटर बढ़ जाएगा, ओके। तो कौन सा, यहाँ के जो लोअर रिब्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ट्रांसवर्स डायमीटर बढ़ जाता है, तो अल्टीमेटली जो चेस्ट का जो ट्रांसवर्स डायमीटर है वो भी बढ़ जाएगा, एंटीरियर वर्टिकल डायमीटर भी बढ़ जाएगा, ट्रांसवर्स भी। तो इस टाइप ऑफ मूवमेंट को कहते हैं बकेट हैंडल मूवमेंट, ओके, बकेट की तरह, बकेट हैंडल की तरह ये हो जाते हैं। और एक है पंप हैंडल मूवमेंट। तो पंप हैंडल मूवमेंट क्या है, अपने हैंड पंप देखा होगा, ओके, जो कि बोरवेल पानी निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। तो वही उसका जो हैंड पंप का जो हैंडल होता है आमतौर पर रेस्टिंग कंडीशन पे लोअर साइड पे ऐसे नीचे होता है, ठीक है, पंप का जो हैंडल होता है, तो वो उसको अगर हम उठा दें, पंप को, हैंड पंप के लिए जैसे जैसे हम ऐसा ऊपर नीचे करते हैं, तो अगर उसको हम उठा के जब हम सीधा इस डायरेक्शन में लेते हैं, ठीक है, उठा के, तब क्या होता है, इसका डायमीटर जो है बढ़ जाता है। तो मान लीजिए इसको अब मैं समझाने के लिए बताता हूँ आपको, ये स्टर्नम है, ओके, ये इसको, ये रिमोट कंट्रोल को आप स्टर्नम समझ लीजिए, और स्टर्नम है, और ये मेरे हैंड्स को जो है आप रिब्स समझ लीजिए, ठीक है, ये स्टर्नम है और ये रिब्स हैं, ठीक है। रिब्स जनरली वर्टिब्रल कॉलम से लेके स्टर्नम को अटैच होते हैं, अपर रिब्स की बात कर रहा हूँ अभी मैं, जो 2 to 6 रिब्स हैं, तो ऐसे अटैच होते हैं, ये स्टर्नम है। और ये तो यूजुअली रिब्स जो है उसका जो अटैचमेंट होता है रिब्स का, ये नीचे की तरफ, यानी
जब एंटीरियर रिब्स जो है, एंटीरियर एंड नीचे झुका होता है, पोस्टीरियर एंड ऊपर होता है। तो सिमिलरली बॉडी में कुछ इस तरह होता है, ठीक है। पोस्टीरियर एंड जो वर्टिब्रल कॉलम पे है, जो थम्स मान लीजिए वर्टिब्रल कॉलम पे ये, और मेरे ये रिब्स है फिंगर, ये स्टर्नम है। तो कैसे होगा जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपर इंटरकोस्टल मसल्स, तो इसको इस तरह उठा देते हैं, इस तरह उठा देते हैं, ओके। इस तरह उठाने से क्या होगा, सेम लाइक अभी मैं आपको साइड से बता दूं, इस तरह उठाते हैं। तो पंप हैंडल मूवमेंट, जैसे कि हैंड पंप को आप उठा रहे हैं तो उसका जो एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर होता है चेस्ट का बढ़ जाता है, ओके। सो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर भी बढ़ जाता है, एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर भी बढ़ जाता है। तो और बकेट हैंडल मूवमेंट से ट्रांसवर्स डायमीटर भी बढ़ता है, और वर्टिकल मूवमेंट से डायफ्राम के डिसेंट होने से जो है वर्टिकल डायमीटर भी बढ़ता है। तो अल्टीमेटली थोरैसिक केज, थोरैसिक कैविटी का डायमीटर जो है बढ़ जाता है, और जब डायमीटर सो बढ़ जाते हैं यानी कि साइज बढ़ जाता है, यानी कि वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो जब वॉल्यूम आपके थोरैसिक केज में जब बढ़ जाता है तो प्रेशर को क्या होगा, प्रेशर घट जाता है। थोरैसिक केज के अंदर का जो प्रेशर है घट जाता है। क्यों घट जाता है, बॉयल्स लॉ की वजह से। बॉयल्स लॉ क्या स्टेट करता है कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर हो तो उसमें अगर वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम मोस्ट प्रोबेबली, ओके। सो प्रेशर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। तो अगर वॉल्यूम बढ़ जाए तो प्रेशर घट जाता है। तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर कम हो जाएगा, हमने जो डिस्कशन किए थे 2 इंपॉर्टेंट प्रेशर्स थे, हवेवर 3 एटमॉस्फेयर। इंट्रा अल्वेलार प्रेशर यानी अल्वेला यानी कि लंग्स के अंदर जो होता है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एक प्रेशर हमने देखा था, और एक क्या था, इंट्रा प्लूरल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जनरली रेस्टिंग कंडीशन में हमने अज्यूम किया था कि 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी को हम 0 कंसिडर करेंगे। तो ये जो 0 प्रेशर होता है ये -1 हो जाता है, ओके, -1 हो जाता है, यानी कि 760 की वजह 759 होगा। एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर वही रहेगा। तो ये जो प्रेशर ग्रेडियंट होने की वजह से, और ये जो -2.5 है ये -6 मिलीमीटर हो जाएगा इंस्पिरेशन में, ये मसल्स कॉन्टैक्ट होने की वजह से। तो वॉल्यूम बढ़ने की वजह से प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होने की वजह से प्रेशर डिफरेंस रहने की वजह से एयर अंदर चले जाएगी, यानी प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन होगा। ये था मैकेनिक्स की इंस्पिरेशन की क्रिया या प्रोसेस कैसे होती है। तो इंस्पिरेशन की प्रोसेस जो है, वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर घटेगा, और जैसे ही प्रेशर घट जाएगा देयर इज ए प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होगा, और प्रेशर जो है ग्रेडियंट होने से प्रेशर वॉल्यूम जो है हवा अंदर चले जाएगी, तो इंस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है। उसी तरह ये इंस्पिरेशन का हम प्रोसेस देख रहे थे, मैकेनिकल इंस्पिरेशन कैसा होता है। तो इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है जिससे मसल्स ये कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ये प्रेशर और वॉल्यूम चेंजेस होते हैं। और एक्सपीरेशन क्या होगा, उसकी तुरंत देर, इंस्पिरेशन जनरली 2 सेकंड के लिए रहेगा, फिर एक्सपीरेशन भी 2 सेकंड 2 से 3 सेकंड के लिए रहेगा। तो एक्सपीरेशन जो है एक पैसिव प्रोसेस है, तो सिग्नल मिल जाएगा, जैसे कि इंस्पिरेशन कॉन्ट्रैक्ट किए, यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टार्स होते हैं, यहाँ पे जो चेस्ट वॉल है और लंग्स है, जहाँ पे जो एक्सपैंड हो रहा है लंग्स वॉल्यूम बढ़ने की वजह से, तो यहाँ के जो भी चेस्ट वॉल पे जो है स्ट्रेच रिसेप्टार्स होते हैं, जो स्ट्रेच रिसेप्टार्स बेसिकली एक सेंसर्स रहते हैं। तो ये जो है सिग्नल दे देते हैं, सिग्नल दे देते हैं, किसको सिग्नल देते हैं, यहाँ से जो भी है स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होकर सिग्नल दे देते हैं यहाँ पे वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, मेडुला को जाके यहाँ से नर्व जाके सिग्नल देते हैं कि बस अभी आप एक्शन पोटेंशियल देना बंद कर दो, अभी ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। तो स्ट्रेच, जैसे ये स्ट्रेच हो जाते हैं सिग्नल दे देते हैं कि स्ट्रेच हो गया तो बस कर दो, तो फिर से ये एक्शन पोटेंशियल देना छोड़ देंगे और मसल्स जो है रिलैक्स करेंगे। तो मसल जैसे ही रिलैक्स हो गया एक्सपीरेशन होगा, जो कि पैसिव प्रोसेस है जिसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं रहेगा। ये रिलैक्सेशन होने की वजह से फिर से वॉल्यूम जो है अपने रेस्टिंग कंडीशन में आएगा और प्रेशर्स अपने रेस्टिंग कंडीशन में आएंगे और उस वजह से एक्सपीरेशन होता है, ठीक है। हावेवर फोर्स्ड एक्सपीरेशन में, फोर्स्ड एक्सपीरेशन यानी कि जब अगर हमको जानबूझ के और ज़्यादा टाइडल वॉल्यूम से ज़्यादा अगर हमें एयर बाहर निकलना है, तब जो है मसल्स इन फोर्स एक्सपीरेशन में जो मसल्स इस्तेमाल होते हैं, नॉर्मली याद रखिए क्वाइट ब्रीदिंग में नो मसल्स इन्वॉल्व होंगे, लेकिन फोर्स एक्सपीरेशन में कुछ मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि एब्डोमिनल मसल्स। एब्डोमिनल मसल्स क्या हैं? तो मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन का जो हमारा साइड का टॉपिक था, तो मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन है डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जो कि प्राइमरी मसल्स है, जो कि क्वाइट ब्रीदिंग या क्वाइट इंस्पिरेशन में, क्वाइट एक्सपिरेशन में नो मसल्स आर इन्वॉल्व। लेकिन डीप ब्रीदिंग या फोर्स एक्सपिरेशन में अगर मैं ताकत से एक्सपायर करना चाहता हूँ
ज़्यादा, तो ये जो मसल्स होते हैं एब्डोमिनल मसल्स में कौन से होते हैं, रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स होती है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, इंटरनल ऑब्लिक, एक्सटर्नल ऑब्लिक, ये मसल्स काम आएंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, जिसका एक्शन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल के अपोजिट होता है, तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। सो याद रख लीजिएगा, इसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, इंस्पिरेशन का स्टार्ट होता है आई से, एक्सपीरेशन का स्टार्ट होता है ई से, लेकिन एक्सपीरेशन की क्रिया के लिए इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो कि आई से स्टार्ट होता है, और इंस्पिरेशन आई से स्टार्ट होता है, लेकिन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो ई से अल्फ़ाबेट स्टार्ट होता है वो यूज़फुल होता है फोर्स एक्सपीरेशन में। उसी तरह फोर्स इंस्पिरेशन के लिए नॉर्मल तो इतना ये दो मसल्स के लिए काफ़ी है, अगर मुझे ज़्यादा एयर इनसाइड लेना है, ज़्यादा इंस्पिरेशन करना है, तो फोर्स इंस्पिरेशन के लिए भी कुछ और मसल्स होते हैं, तो जैसे कि स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल, ओके, ये जो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो यहाँ पे रिबकेज को और ज़्यादा से उठा देगी, ठीक है। तो स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल है, फिर जो है स्केलेनी मसल्स हैं, सेरेटस एंटीरियर मसल्स हैं, और जो है पेक्टोरालिस माइनर है। ये सारे मसल्स जो हैं फोर्स्ड इंस्पिरेशन के लिए काम आ जाएंगे, फोर्स ब्रीदिंग या लेबर्ड ब्रीदिंग के लिए, ओके। सो क्वाइट रेस्पिरेशन में, इंस्पिरेशन में डायफ्राम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, एक्सपिरेशन में नो मसल्स आर इन्वॉल्व, और फोर्स्ड एक्सपिरेशन में अपार्ट फ्रॉम दिस ये मसल्स भी एक्ट होंगे, और फोर्स्ड एक्सपिरेशन में ये मसल्स एक्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के इस टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया, आज का मसल्स फॉर रेस्पिरेशन हो गया। अभी जो सेकंड इंपॉर्टेंट है, प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस इन रेस्पिरेशन, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। मैं आपको ग्राफ के तरह ग्राफ उतार के ये बता दूंगा। ऑलरेडी 30 मिनट्स तकरीबन इसकी लेंथ हो गई है, लेकिन इट्स वर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ग्राफ एक 5-10 मिनट्स में हम फिनिश कर देते हैं। तो अभी हम एक ग्राफ उतारने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आपको पहले एक डिवीज़न बता दूं, एक डिवीज़न ज़्यादा इससे इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के लिए ब्लू कलर में मैं आपको यहाँ पे एक लाइन उतार के बताता हूँ, डीप इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, ठीक है। यहाँ पर लेफ़्ट साइड में जो है इंस्पिरेशन रहेगा, इंस्पिरेशन का प्रोसेस है। हम प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस, एक 5 मार्क्स में क्वेश्चन होता है, डिस्क्राइब द प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। तो इंस्पिरेशन है, ये साइड पे एक्सपिरेशन है, ठीक है, एक्सपिरेशन। तो यहाँ पे कौन से प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस होते हैं, पहले प्रेशर चेंजेस पे आते हैं। तो अब हम इसको ग्राफ को और एक कुछ नीट उतार देते हैं। तो यूजुअली इंस्पिरेशन एक का अगर हम टाइम लाइन में देखें तो 2 सेकेंड्स का प्रोसेस है, ओके, 2 सेकेंड। एक्सपिरेशन भी 2 to 3 सेकेंड्स का प्रोसेस होता है। तो अभी इसको हम एक टाइम लाइन में इसको उतारने के लिए एक ग्राफ उतारते हैं। ठीक है, एक्सपिरेशन पर भी यहाँ पे ग्राफ उतारते हैं, ठीक है, ग्राफ, और यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टली भी उतार देते हैं। तो इस तरह आपको एक ग्राफ उतार के बताना होगा चेंजेस क्या क्या होते हैं इंट्रा प्लूरल प्रेशर और इंट्रा अल्वेओलार प्रेशर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए वाई एक्सिस में जो है मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ओके, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है। तो ऊपर जो है +1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है, +2 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर चेंज है। नीचे जो है -1 है, -2 है, -3, -4 और -5 और -6, ठीक है, -5 -6। ये वाई एक्सिस में प्रेशर्स हैं, 0 +1 +2 और नीचे माइनस है, ठीक है। और अगर एक्स एक्सिस में देखें तो टाइम लिमिट होगा। तो टाइम लिमिट देखिए, ये मान लीजिए 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड है, ठीक है। तो जनरली 4 to 5 सेकेंड में एक साइकिल हो जाती है इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन की। तो अभी प्रेशर चेंजेस क्या क्या होंगे वो डिस्कशन करते हैं। तो पहले आते हैं इंट्रा अल्वेओलार प्रेशर। इंट्रा अल्वेओलार प्रेशर यानी कि अल्वेओलाई के अंदर जो प्रेशर है। तो रेस्टिंग कंडीशन में, यानी कि जबकि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है इंस्पिरेशन, तो रेस्टिंग कंडीशन पे अभी मान लीजिए 0 है, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी 0 है। जब प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन स्टार्ट होता है तो यही सब बकेट हैंडल मूवमेंट, पंप हैंडल मूवमेंट और जो है डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से, मसल्स के एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन से इनसाइड अल्वेओलर का प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। कितना हो जाता है? -1 हो जाता है। फिर से जब इंस्पिरेशन की पूरी प्रोसेस ख़त्म हो जाती है, फिर से 0 पे आ जाता है। एंट्रेंस में आमतौर पे पूछा जाता है एंड इंस्पिरेटरी प्रेशर कितना होता है, वो भी 0 है, स्टार्टिंग भी 0 होता है, ठीक है।
तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस तो इंस्पिरेशन ठीक है, यहाँ से करेंगे। एक सेकेंड, आपको मैं ग्राफ को फिर से अच्छे से नीटली बता दूँ, टाइम ड्यूरेशन भी फिर से बता दूँ, ठीक है, कैसे याद रखें। अगर आप इसी तरह याद रखेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। नाउ टाइम ड्यूरेशन, ये मान लीजिए ये जो है 1 सेकेंड है, ये पे 0 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है बीच का, ये 3rd सेकेंड, ये 4th सेकेंड है, ठीक है। तो अभी इंस्पिरेशन में यूजुअली, पहले यहाँ पे भी और एक लाइन बता दूँ, 0 मिलीमीटर पे जो है तो यहाँ पे से 0 होके -1 मिलीमीटर हो जाता है, ठीक है। 1st सेकेंड में इंस्पिरेशन के पीक पे जो है, ये इंस्पिरेशन के पीक पे -1 मिलीमीटर हो जाता है, और एंड एक्सपिरेशन में जो है ये 0 हो जाता है। तो एंड एक्सपिरेशन में प्रेशर 0 हो जाता है। ये हम कौन सा प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं? इंट्रा एल्वेोलार प्रेशर या इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। और एक्सपिरेशन के दौरान ये +1 मिलीमीटर हो जाता है और फिर से आ जाता है 0 पे, ठीक है। तो ये जो हमने अभी प्रेशर डिस्क्राइब किया है, ये है इंट्रा एल्वेोलार प्रेशर। सो व्हाट इज़ इंट्रा एल्वेोलार प्रेशर? तो जनरली ये 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, जिसको हम 0 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी बोल रहे हैं। तो इंस्पिरेशन के दौरान जब हम सांस अंदर लेते हैं, ये सभी मूवमेंट्स, बकेट हैंडल मूवमेंट, पंप हैंडल मूवमेंट, और ये जो सिग्नल्स होने के बाद जो वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर घट जाता है, तो प्रेशर जो है -1 होता है, इंट्रा एल्वेोलार प्रेशर कम हो जाता है, और एक्सपिरेशन में जो है 1 मिलीमीटर ज़्यादा हो जाता है। तो 760 की वजह 761 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। यह है इंट्रा एल्वेोलार प्रेशर। अब देखते हैं हम इंट्रा प्लूरल प्रेशर। इंट्रा प्लूरल प्रेशर में क्या होगा? इंट्रा प्लूरल प्रेशर जनरली ये -2.5 पे होता है, ठीक है। इंट्रा प्लूरल प्रेशर कितना रहता है? -2.5 पे रहता है, ठीक है, जनरली। लेकिन इंस्पिरेशन में ये घट के हो जाता है और कम हो जाता है, -6 तक जाता है, और एक्सपिरेशन में जो है ये फिर से -2.5 पे होता है। ये इंट्रा प्लूरल प्रेशर चेंजेस हैं, ठीक है। तो -2.5 से लेके -6 तक होगा। अगर डीप इंस्पिरेशन होता तो इंट्रा प्लूरल प्रेशर -30 पे भी होगा। व्हाट इज इंट्रा एल्वेोलार या इंट्रा प्लूरल प्रेशर? यहाँ पे हमने डिस्कशन किया था। इंट्रा एल्वेोलार प्रेशर यानी कि जो लंग्स में है, तो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन ये 0 से यानी कि 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से 1 मिलीमीटर कम हो जाता है, और इंट्रा प्लूरल प्रेशर जो कि सेकंड प्रेशर है, ये -2.5 ऑलरेडी नेगेटिव था, ये 6 में हो जाएगा, और डीप ब्रीदिंग में -30 तक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये और नेगेटिव क्यों होता है? सिंपल है, बॉयल्स लॉ की तरह, जब इसकी थोरैसिक कैविटी की साइज यानी कि वॉल्यूम बढ़ जाता है तो प्रेशर कम होता है। और स्पेशली ये इतना कम क्यों हो जाता है और नेगेटिव क्यों होता है इंट्रा प्लूरल प्रेशर? तो मैंने आपको बताया, मान लीजिए ये जो है पैराइटल प्लूरा है बाहर का हिस्सा, और ये जो है विसरल प्लूरा है अंदर का। ये दोनों एक्चुअली प्लूरल फ्लूइड से जुड़े हुए हैं, और इसके अंदर नेगेटिव प्रेशर ऑलरेडी है -2.5 मिलीमीटर, ओके। जब इतना स्पेस है तो इसमें नेगेटिव प्रेशर है -2.5 मिलीमीटर। जब हम इसको और वॉल्यूम बढ़ा दें, क्योंकि जब थोरैसिक केज बढ़ जाता है तो ये इधर हो जाएगा, टेंडेंसी ऑफ चेस्ट वॉल बाहर खींच लेगा ये पैराइटल प्लूरा को, और ये जो लंग्स इधर ऐसे होगा तो इसमें और वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर डिप हो जाएगा, जनरली बॉयल्स लॉ। तो इसका प्रेशर -2.5 से -6 मिलीमीटर होगा। तो ये आपको ग्राफ के जरिए समझाना होगा कि प्रेशर चेंजेस क्या होते हैं। तो इंट्रा एल्वेोलार प्रेशर और इंट्रा प्लूरल प्रेशर इतना कम होगा। और अगर हम वॉल्यूम को देखें, वॉल्यूम चेंजेस क्या होगा? मेनली टाइडल वॉल्यूम, ओके। टाइडल वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज, ये टाइडल वॉल्यूम खाली 500 ml इंस्पिरेशन में होगा, और एक्सपिरेशन में वॉल्यूम चेंजेस क्या होगा इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में? तो 500 ml ऐड हो जाएगा इंस्पिरेशन में, और 500 ml एक्सक्लूड हो जाएगा एक्सपिरेशन में, ठीक है। तो वो चेंजेस हो जाएंगे इन वॉल्यूम चेंजेस। तो वॉल्यूम चेंजेस को मैं आपको उतार के बता दूं। अगर हम ये 0 देखें और ये 0.5 लीटर्स देखें, तो जनरली क्या होता है इसमें? इंस्पिरेशन के दौरान पूरा जो है वॉल्यूम जो है 500 ml हो जाता है, और एक्सपिरेशन ये 500 ml यहाँ तक आ जाता है, और एक्सपिरेशन में 500 ml बाहर निकल जाता है। तो ये वॉल्यूम चेंजेस हैं जो कि टाइडल वॉल्यूम है।
तो प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस ड्यूरिंग दी नॉर्मल इंस्पिरेशन बात कर रहे हैं, डीप नहीं। तो नॉर्मली इंट्राएल्वेलर प्रेशर 1 मिलीमीटर घट जाता है इंस्पिरेशन में और एक्सपिरेशन में बढ़ जाता है, और एक्सपिरेशन के दौरान -2.5 से -6 में इंस्पिरेशन में इंट्राप्लूरल प्रेशर घट जाता है और अपने रेस्टिंग कंडीशन पे आता है एट द एंड ऑफ एक्सपिरेशन में। और वॉल्यूम चेंजेस इंस्पिरेशन में 500 ml यानी हाफ लीटर ऐड हो जाता है और हाफ लीटर एक्सपिरेशन के बाद पूरा एंड ऑफ एक्सपिरेशन में निकल जाता है। ठीक है, तो ये थे प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस एंड मसल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पिरेशन, मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग या मैकेनिक्स ऑफ रेस्पिरेशन का पार्ट 1। हम बने रहिए हमारे साथ, हम जो है नेक्स्ट पार्ट में लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़, फिर उसके बाद लंग कॉम्प्लायंस भी डिस्कस करेंगे जो कि मैकेनिक्स का ही भाग है। ठीक है, उसके हम पूरे डिटेल्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बने रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।